बच्चों, लघु कथाएं जिसको लिखा है असगर वजाहत जी ने। लेखक ने लघु कथाओं में क्या बताया है एक बार मुझसे सुन लो, ताकि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जब मैं करूं तो आपको पूरा पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखो बच्चों, यहां लघु कथाओं में आप 4 लघु कथाएं पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। मतलब एक ही चैप्टर में 4 लघु कथाएं हैं। लघु कथाएं हैं मतलब छोटी हैं, बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं, उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन 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 एक बात ध्यान रखना, जितनी भी हम कहानियां पढ़ने वाले हैं यानी चारों कहानियों में काल्पनिकता हद से ज्यादा है। मतलब चारों कहानी काल्पनिक है, कोई सत्य पर आधारित नहीं है। समझ में आ गया? लेकिन 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 इन कहानियों में जो संदेश दिया गया यानी मोरल ऑफ द स्टोरी, वो इतनी सत्य है कि आप भी उससे रिलेट करेंगे। मतलब इन कहानियों के उद्देश्य ज्यादा अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण है, तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। फिलहाल मैं शेर की शुरू करता हूं कहानी। यहां शेर की कहानी मैं आपको दिखा भी देता हूं। कुछ इस तरह का शेर बड़े आराम से बैठा हुआ है, लेकिन उसने मुंह खोला हुआ है। और जो जंगल के और जानवर हैं जैसे कि लोमड़ी, गधा, बकरी, उल्लू, इस तरह के और भी जानवर सब एक एक करके आ रहे हैं और इसके मुंह में प्रवेश करते जा रहे हैं। मतलब शेर को शिकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, सब लोग अपने आप खींचे चले आ रहे हैं। अब ये हो क्यों रहा है वो भी ध्यान से सुनो। दरअसल शेर ने या शेर के और स्टाफ मेंबर्स ने एक बात पूरे जंगल में फैला दी कि शेर के मुंह में कुछ ना कुछ फायदे की चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, गधे को बता दिया कि शेर के मुंह में घास का मैदान है अंदर, तो आप घास खाने के लिए अंदर चले जाओ। ऐसे ही लोमड़ी को बता दिया गया कि अंदर रोजगार का दफ्तर है, रोजगार मिलेगा। तो इस तरह से पूरे जानवरों में एक अफवाह फैला दी गई कि शेर के मुंह में कुछ ना कुछ फायदे की ही चीजें हैं। अब क्या कर रहे हैं, सब जानवर एक एक करके आ रहे हैं और इसके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। इस सच्चाई का पता लगाने के लिए लेखक भी वहां जाता है और पूरी सच्चाई पता करना चाहता है और पता करता है। अब वो क्या करता है वो बातें हम कहानी में ही पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में आपको एक इसका मूल भाव बताता हूं कि दरअसल यहां एक कड़ा व्यंग्य किया गया है व्यवस्था संभालने वाले को। मतलब व्यवस्था संभालने के ऊपर कैसे कि जो लोग व्यवस्था संभाल रहे हैं, मतलब सरकार कह सकते हो, नेता कह सकते हो, व्यवस्था को संभालने वाले, सत्ता को संभालने वाले, वो अक्सर लोगों के दिमाग में गलत धारणाएं पैदा कर देते हैं और उसके बाद उनका शोषण करते हैं। मतलब जब गलत धारणा बन जाती है ना लोगों के दिमागों में, फिर उसके बाद उसका शोषण करना शुरू कर देते हैं। ये अक्सर होता है। ये जो जानवर हैं इसके मुंह में जा रहे हैं, ऑब्वियस बात है यहां कुछ मिलने वाला तो है नहीं, बल्कि इसका कुछ ना कुछ पेट ही भरेंगे ये। तो कहने का मतलब इनका शोषण होगा, ये बात इनको पता ही नहीं है। यही बात अब हम इस पाठ में यानी इस लघु कथा में पढ़ेंगे। देखते हैं। मैं तो शहर से या आदमियों से डर कर, मतलब यहां लेखक अपने बारे में बता रहा है कि मैं तो शहर से या आदमियों से डर कर जंगल इसलिए भागा था कि मेरे सिर पर सींग निकल रहे थे और डर था कि किसी न किसी दिन कसाई की नजर मुझ पर जरूर पड़ जाएगी और वो मुझे काट देगा। जंगल में मेरा पहला ही दिन था जब मैंने बरगद के पेड़ के नीचे एक शेर को बैठे हुए देखा। शेर का मुंह खुला हुआ था। शेर का खुला मुंह देखकर मेरा जो हाल होना था वही हुआ, यानी मैं डर के मारे एक झाड़ी के पीछे छिप गया। मैंने देखा कि झाड़ी की ओट भी गजब की चीज है। अगर झाड़ियां ना हो तो शेर का मुंह ही मुंह हो, मतलब फिर तो हम कैसे बचे और फिर उससे बच पाना बहुत कठिन हो जाए। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर एक लाइन से चले आ रहे हैं और शेर के मुंह में घुसते चले जा रहे हैं। शेर बिना हिले डुले, बिना चबाए जानवरों को गटकता चला जा रहा है। यह दृश्य देखकर मैं बेहोश होते होते बचा। अगले दिन बच्चों एक बात और बताओ, लेखक का नाम क्या बताया था? जल्दी से कमेंट कर दो, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अगले दिन मैंने एक गधा देखा जो लंगड़ाता हुआ शेर के मुंह की तरफ चला जा रहा था। मुझे उस बेवकूफी पर सख्त गुस्सा आया और मैं उसे समझाने के लिए झाड़ी से निकलकर उसके सामने आ गया। मैंने उससे पूछा, तुम शेर के मुंह में अपनी इच्छा से क्यों जा रहे हो? उसने कहा, वहां हरी घास का एक बहुत बड़ा मैदान है, मैं वहां बहुत आराम से रहूंगा और खाने के लिए खूब घास मिलेगी। मैंने कहा, वह शेर का मुंह है। उसने कहा, गधे, वह शेर का मुंह जरूर है। मतलब गधा सामने वाले को गधा कह रहा है कि गधे, वह शेर का मुंह जरूर है, पर वहां है हरी घास का मैदान। इतना कहकर वह शेर के मुंह के अंदर चला गया। फिर मुझे एक लोमड़ी मिली। मैंने उससे पूछा, तुम शेर के मुंह में क्यों जा रही हो? उसने कहा, शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है, मैं वहां दरख्वास्त दूंगी, मतलब एप्लीकेशन लिखूंगी, प्रार्थना लिखूंगी, फिर मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैंने पूछा, तुम्हें किसने बताया, मतलब तुम्हें यह बात किसने कही? उसने कहा, शेर ने, और वह शेर के मुंह के अंदर चली गई।
फिर एक उल्लू आता हुआ दिखाई दिया। मैंने उल्लू से वही सवाल किया। उल्लू ने कहा शेर के मुंह के अंदर स्वर्ग है। मैंने कहा नहीं, ये कैसे हो सकता है? उल्लू बोला नहीं, यह सच है और यही निर्वाण मतलब जन्म मरण से जो मुक्ति का एकमात्र रास्ता यही है। और उल्लू भी शेर के मुंह में चला गया। अगले दिन मैंने कुत्तों के एक बड़े जुलूस को देखा जो कभी हंसते गाते थे तो कभी विरोध में चीखते चिल्लाते थे। उनकी बड़ी बड़ी लाल जीभें निकली हुई थी पर सब दुम दबाए हुए थे, मतलब सब डरे हुए थे। विरोध करने का मतलब वो शेर का विरोध नहीं करना चाह रहे थे, बस दुम दबाए हुए या डरे डरे कुत्तों का यह जुलूस शेर के मुंह की तरफ बढ़ रहा था। मैंने चीख कर कुत्तों को रोकना चाहा पर वे नहीं रुके और उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। वह सीधे शेर के मुंह में चले गए। कुछ दिनों के बाद मैंने सुना कि शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का बड़ा जबरदस्त समर्थक है। मतलब वो अहिंसा नहीं करता, मारपीट नहीं करता या हिंसा नहीं करता। ये बात जब उसने सुनी तो लेखक को हौसला हो गया कि मैं भी इसके सामने जा सकता हूं। हालांकि वो शेर के मुंह में नहीं जाना चाहता, बस उससे बातचीत करना चाहता है या वहां जाना चाहता है, देखना चाहता है आखिर है क्या माजरा। तो वो अहिंसा का जबरदस्त समर्थक है, इसीलिए जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता। मैं सोचने लगा शायद शेर के पेट में वे सारी चीजें हैं जिनके लिए लोग वहां जाते हैं। उसको थोड़ा थोड़ा शक हुआ शायद हो। मैं भी एक दिन शेर के पास गया। शेर आंखें बंद किए पड़ा था और उसका स्टाफ ऑफिस का काम निपटा रहा था। मैंने वहां पूछा क्या यह सच है कि शेर साहब के पेट के अंदर रोजगार का दफ्तर है? बताया गया कि यह सच है। मैंने पूछा कैसे? बताया गया सब ऐसा ही मानते हैं। मैंने पूछा क्यों, क्या प्रमाण है, मतलब सबूत क्या है? बताया गया प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। मैंने कहा और यह बाहर जो रोजगार का दफ्तर है, मतलब बाहर जो रोजगार का दफ्तर है और एक अंदर मतलब शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है, इनमें फर्क क्या है? क्या मतलब ये दोनों कैसे हो सकते हैं? बताया गया ये मिथ्या है। ये जो बाहर का जो रोजगार का दफ्तर है ना, ये मिथ्या है। मिथ्या मतलब झूठ है ये। मैंने कहा तुम लोग मुझे उल्लू नहीं बना सकते। वह शेर का मुंह है। शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर का अंतर मुझे मालूम है। मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मेरे यह कहते ही गौतम बुद्ध की मुद्रा में बैठा शेर दहाड़ कर खड़ा हो गया। मतलब वो लोग बात नहीं मानेंगे तो उसको गुस्सा आ गया, तो खड़ा हो गया और मेरी तरफ झपट पड़ा। अब यहां पर कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन इसका जो मूल भाव है, इसका जो उद्देश्य है, वो आपको मैं स्पष्ट कर ही चुका हूं कि सत्ता के लोग, व्यवस्था संभालने वाले लोग नहीं चाहते कि लोग उनका विरोध करें, या फिर ये कह सकते हो कि लोग अपने आप ही शोषण का शिकार हो जाएं। इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। इसीलिए वो एक मिथ्या, एक झूठ, एक अफवाह लोगों के हृदय में भर देते हैं। अब पहचान, ये कहानी के बारे में भी सुन लो, फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगी। इस कहानी में एक राजा है जो अपनी प्रजा से काम लेता है। काम लेता है का मतलब अब राज्य में कई काम होते हैं तो उसको करवाने पड़ते हैं, लेकिन राजा ये नहीं चाहता कि कोई भी उसके सामने कुछ बोले। इसीलिए वो क्या करता है, लोगों के मुंह, कान, नाक बंद करना चाहता है। मतलब ना तो वो सुने, ना सूंघे, ना बोले, ना कुछ कहें, ऐसा वो चाहता है। उसके लिए वो कुछ ना कुछ प्रयास करता रहता है, जिससे क्या होता है, जिससे उसके काम में तेजी आ जाती है। मतलब जो वो काम करवाना चाहता है प्रजा से, उसमें तेजी आ जाती है। आनी ही थी, कोई बिना बोले काम करता ही चला जाएगा, ना कुछ खाएगा ना कुछ बोलेगा, तो अगर वो ऐसा करता चला जाएगा तो तेजी तो आनी ही थी। अब स्थिति क्या होती है कि जब राजा ने ऑर्डर किया था कि सब अपनी आंख बंद करेंगे, 3 लोगों के दिमाग में खुराफात दिमाग में आ जाती है। क्या खुराफात आती है कि हम आंखें खोलकर तो देखें कितना काम हो चुका है, या क्या सच में काम तेजी से हो रहा है। जब वो आंखें खोलते हैं तो राजा उनके सामने होता है। उसके बाद वो राजा कभी नहीं दिखता उनको। मतलब उन तीनों के साथ क्या हुआ ये आप एज्यूम कर सकते हो। मतलब यहां पर भी वही है, सत्ताधारी लोग नहीं चाहते कि प्रजा उनके सामने कुछ बोले या उनके ऑर्डर का उल्लंघन करे। यही बात बताना चाहते हैं। देखो, राजा ने हुक्म दिया कि उसके राज में सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। लोगों ने ऐसा ही किया क्योंकि राजा की आज्ञा मानना जनता के लिए अनिवार्य है। जनता आंखें बंद किए सारा काम करती थी और आश्चर्य की बात यह है कि काम पहले की तुलना में बहुत अधिक और अच्छा हो रहा था। आंख बंद करके काम किए चले जाना, काम तो तेजी से होना ही था। फिर हुक्म निकला कि लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें। पिघला हुआ शीशा डलवा लेंगे तो ऑब्वियस बात है कान बंद हो जाएंगे, कुछ सुनेगा नहीं, क्योंकि सुनना जीवित रहने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। लोगों ने ऐसा ही किया और उत्पादन यानी जो प्रोडक्शन थी वो आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गई। फिर हुक्म यह निकला कि लोग अपने अपने होठ भी सिलवा लें। कमाल है ना बच्चों। इसके बारे में तो आगे बात करेंगे, लेकिन लोमड़ी ने क्या देखा था सामने शेर के मुंह में, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताना। देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो याद भी रखते जा रहे हैं। तो आगे हुक्म मिला कि लोग अपने अपने होठ भी सिलवा लें, यानी
बोले भी नहीं, क्योंकि बोलना उत्पादन के लिए सदा से बाधक रहा है। बोलेंगे तो काम कम होगा। लोगों ने काफी सस्ती दरों पर होठ सिलवा लिए और फिर उन्हें पता लगा कि अब वे खा भी नहीं सकते हैं। लेकिन खाना भी काम करने के लिए बहुत आवश्यक नहीं माना गया है। काम करते रहो, क्या फर्क पड़ता है। फिर उन्हें कई तरह की चीजें कटवाने और जुड़वाने का हुक्म मिलते रहे और वे वैसा ही करवाते रहे। राजा रात दिन प्रगति करता रहा। फिर एक दिन खैराती, रामू और छिद्दू, मतलब ये 3 नाम है, ने सोचा कि लाओ आंखें खोलकर तो देखो, अब तक अपना राज स्वर्ग हो गया होगा। उन तीनों ने आंखें खोली तो उन सबको अपने सामने राजा दिखाई दिया। वे एक दूसरे को न देख सके, मतलब उसके बाद वो एक दूसरे को नहीं देख पाए। अब क्या हुआ वो आप समझ गए हैं। क्या भाव था वो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं। हम बढ़ते हैं 4 हाथ यानी तीसरी लघु कथा पर। 4 हाथ में एक मिल का मालिक है। ये मिल है का मालिक जो आप सामने देख रहे हैं, एक मिल है। इस मिल में काफी मजदूर काम करते हैं। अब इसके मन में आया ख्याल कि पूरा संसार ही मिल होती और सारे लोग ही मजदूर होते मेरे, तो कितना अच्छा होता। अब इस सपने को पूरा करने के लिए अब वो उत्पादन बढ़ाना चाहता है, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, उन मजदूरों से ज्यादा काम लेना चाहता है। अब वो ज्यादा काम करे कैसे, उनके तो 2 ही हाथ हैं। अब हाथ 2 हैं तो उतना ही काम हो पाएगा जितना 2 हाथों से होना चाहिए। लेकिन इसके मन में एक खुराफात एक आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है, क्या कहता है कि अगर इन 2 हाथ की जगह 4 हाथ हो जाएं, मतलब मजदूरों के 4 हाथ लग जाएं, तो कितना काम ज्यादा तेजी से होगा, है ना। लेकिन अब ये 4 हाथ हो कैसे, उसके लिए तो वैज्ञानिक बुलाने पड़ेंगे। वैज्ञानिकों को बुलाया गया, नौकरी पर रखा गया कि तुम ऐसा काम करो इनके 4 हाथ हो जाएं। उन्होंने शोध कार्य शुरू कर दिया, एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। काफी टाइम लग गया, कुछ साल भी लग गए, लेकिन अंत में वो हाथ ऊपर कर गए। मतलब वो वैज्ञानिक हाथ खड़े कर गए कि हमसे ये काम नहीं हो सकता, ये काम नहीं पॉसिबल। अब मिल मालिक को गुस्साया और उन वैज्ञानिक को नौकरी से निकाल दिया। लेकिन अब 4 हाथ तो चाहिए, करे क्या। उसने खुद ही ट्राई करना शुरू किया। मतलब पहले लकड़ी के हाथ लगाए, फिर लोहे के, फिर फलाने के, इस तरह से करते करते काफी एक्सपेरिमेंट किए गए और उस एक्सपेरिमेंट में काफी मजदूरों की मौत भी हो गई। अब ये कहानी यहां पर खत्म तो हो जाती है, लेकिन इसका मूल भाव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। दरअसल जो पूंजीपति वर्ग होते हैं ना, मतलब पैसों वाले, वो गरीबों की मजबूरी समझते ही नहीं है। मजदूरों को तो मशीन समझ लेते हैं, गरीबों को मशीन मान लेते हैं। अरे वो मशीन नहीं है तो इंसान ही ना। लेकिन ये बात पूंजीपति वर्ग नहीं समझ सकते। ये कहानी का उद्देश्य एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। एक मिल मालिक के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आया करते थे, जैसे सारा संसार मिल हो जाएगा, सारे लोग मजदूर और वह उनका मालिक, या मिल में और चीजों की तरह आदमी भी बनने लगे। इस तरह के ख्यालात आने लगे उसके दिमाग में। तब मजदूरी भी देनी नहीं पड़ेगी, वगैरह वगैरह। एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मजदूरों के 4 हाथ हो तो काम कितनी तेजी से हो और मुनाफा कितना ज्यादा हो। लेकिन यह काम करेगा कौन। उसने सोचा वैज्ञानिक करेंगे, ये है किस मर्ज की दवा। उसने यह काम करने के लिए बड़े वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाह पर नौकर रख लिया और वे नौकर हो गए। कई साल तक शोध और प्रयोग करने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा असंभव है कि आदमी के 4 हाथ हो जाएं। मिल मालिक वैज्ञानिकों से नाराज हो गया। उसने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और अपने आप इस काम को पूरा करने के लिए जुट गया। उसने कटे हुए हाथ मंगवाए और अपने मजदूरों को फिट करवाने चाहे, पर ऐसा नहीं हो सका। कैसे पॉसिबल है। फिर उसने मजदूरों को लकड़ी के हाथ लगवाने चाहे, पर उनसे काम नहीं हो सका। फिर उसने लोहे के हाथ फिट करवा दिए, पर मजदूर मर गए। आखिर एक दिन बात उसकी समझ में आ गई। उसने क्या किया, अब मजदूरी आधी कर दी और दुगने मजदूर नौकर पर रख लिए। मतलब समझ गए हो, मजदूरी आधी कर दी, मजदूर डबल कर दिए। बात तो उसके लिए तो वही हो गई, मतलब जो वो चाहता था वैसा ही हो गया। लेकिन ये मजदूर की मजबूरी का फायदा उठाने का एक पीक था, हाई लेवल था। मतलब इससे ज्यादा हद से कैसे गिर सकता है कोई। पूंजीपति वर्ग अक्सर गरीबों का शोषण ही करते हैं। ऐसा ही कुछ इस कहानी का उद्देश्य था। अब पढ़ेंगे साझा। साझा में भी मजबूरी का फायदा उठाया गया है, या यूं कह सकते हो कि इसमें भी मूल भाव यही है कि गरीबों का शोषण जब होता है, वो करने वाले कौन होते हैं, बड़े लोग ही होते हैं। और वो जो गरीब जिनका शोषण हो रहा है, उनको पता है कि हमारा शोषण हो रहा है, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। मतलब कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी उनकी कि वो अपने आप का शोषण होते हुए देख रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर बोलेंगे तो जो कुछ थोड़ा बहुत उनको मिल रहा है हल्का फुल्का, वो हल्का फुल्का भी नहीं मिलेगा। इस वजह से वो बोलते नहीं है। यही कुछ ऐसा यहां पर हम पढ़ेंगे। देखिए यहां एक किसान है और एक हाथी है। किसान और हाथी के बीच में एक डील हो जाती है कि हम खेत में
खूब मेहनत करेंगे और फसल उगाएंगे, गन्ने की खेती कर लेते हैं और खूब अच्छी फसल उगाने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। और मेहनत एक्चुअल में वो किसान ही करता है, हाथी तो मस्त पड़ा रहता है, बस वो ये ध्यान रखता है कि कोई भी जानवर ना आ जाए यहां पर। अब हुआ क्या कि किसान ने खूब मेहनत करके उस फसल को उत्पन्न किया। उत्पन्न करने के बाद वो जो गन्ने थे अच्छे हरे भरे बड़े बड़े हो गए। स्थिति आई कि कटाई का टाइम आ गया, तो हाथी को बुलाया गया और ये कहा गया कि मैंने अपनी मेहनत से, अपने जो पार्टनरशिप हुई थी, इस वजह से हमने पूरा अच्छे से खेत को अच्छा बना लिया है, लेकिन अब आगे बंटवारे की बारी। तो आधा खेत तुम्हारा आधा मेरा, जो कि एक सही तरीका था। लेकिन हाथी इतना सियाना था, क्या करता है, हाथी ने कहा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, आधा आधा कह रहा, हम दोनों तो एक ही हैं, हम दोनों आधा आधा नहीं करेंगे, हम दोनों एक साथ इसको खाएंगे। अब एक काम करते हैं, उसने क्या किया, अपनी सूंड से गन्ने को तोड़ा और एक सिरे को अपने सूंड में यानी मुंह में दबाना शुरू कर दिया और एक सिरा उसके मुंह में दे दिया, यानी कि तू खा, एक सिरा मैं खाता हूं, एक सिरा आधा आधा खाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे वो खाना शुरू करते हैं, अब आदमी कितना गन्ना खा लेगा, और खा भी लेगा तो उससे उसकी क्या भरपाई हो जाएगी। अब दूसरी तरफ हाथी जल्दी जल्दी खाए जा रहा है, जैसे वो एक सिरा खत्म होता जा रहा है, दूसरा सिरा भी उसके मुंह में ही जाता जा रहा है। तो किसान डर के मारे उसको छोड़ देता है, क्योंकि वो उसके खुद मुंह में ना चला जाए। अब किसान तो सिर्फ ठगा सा रह गया, देखता रहा, और वो सारे गन्ने एक एक करके सारा चबा गया। मतलब जो बड़े लोग होते हैं ना, वो छोटे लोगों की मदद करना तो छोड़ो, पार्टनरशिप में भी शोषण कर देते हैं। ये हालात होते हैं। यही बात लिखी हुई है कि हालांकि उसे खेती की हर बारीकी के बारे में मालूम था, उसे किसे, उस किसान को, लेकिन फिर भी डरा दिए जाने के कारण वह अकेला खेती करने का साहस न जुटा पाता था। इससे पहले वह शेर, चीते, मगरमच्छ के साथ साझे की खेती कर चुका था। अब उससे हाथी ने कहा कि अब वह उसके साथ साझे की खेती करे। किसान ने उसको बताया कि साझे में उसका कभी गुजारा नहीं होता, मतलब पहले भी मैंने साझे की खेती की है, मेरा कभी गुजारा नहीं हुआ, और अकेले वह खेती कर नहीं सकता था, इसीलिए वह खेती करेगा ही नहीं। हाथी ने उसे बहुत देर तक पट्टी पढ़ाई, यानी लालच दिया, ये कुछ कहा, और यह भी कहा कि उसके साथ साझे की खेती करने से यह लाभ होगा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और खेती की अच्छी रखवाली भी हो जाएगी, है ना। एक इस तरह की बातें उसको समझाएगी और उसको समझ में भी आ गई। अब वो करना शुरू भी कर देता है। लेकिन उससे पहले बच्चों, कितने आदमियों ने आंखें खोली थी राजा के सामने, एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आगे देखो, किसान किसी ना किसी तरह तैयार हो गया और उसने हाथी से मिलकर गन्ना बोया। हाथी पूरे जंगल में घूमकर डुग्गी पिटाया, डुग्गी यानी प्रचार कराया, सबको बताया कि गन्ने में उसका साझा है, इसीलिए कोई जानवर खेत को नुकसान न पहुंचाए, नहीं तो अच्छा न होगा। किसान फसल की सेवा करता रहा और समय पर जब गन्ने तैयार हो गए तो वह हाथी को खेत पर बुला लाया। किसान चाहता था कि फसल आधी आधी बांट ली जाए। जब उसने हाथी से यह बात कही तो हाथी काफी बिगड़ा। हाथी ने कहा, अपने और पराये की बात मत करो, यह छोटी बात है, हम दोनों ने मिलकर मेहनत की थी, हम दोनों उसके स्वामी हैं, आओ हम मिलकर गन्ने खाएं। किसान के कुछ कहने से पहले ही हाथी ने बढ़कर अपने सूंड से एक गन्ना तोड़ लिया और आदमी से कहा, आओ खाएं। अब वो खाने शुरू करते हैं। गन्ने का एक छोर हाथी की सूंड में था और दूसरा आदमी के मुंह में। गन्ने के साथ साथ आदमी हाथी के मुंह की तरफ खींचने लगा तो उसने गन्ना छोड़ दिया। हाथी ने कहा, देखो हमने एक गन्ना खा लिया। इसी तरह हाथी और आदमी के बीच साझे की खेती बंट गई। देखो क्या बंटवारा हुआ है। अक्सर पूंजीपति वर्ग ऐसा ही करते हैं। बच्चों, आप अगर साझे की खेती इस तरह से नहीं करना चाहते तो वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ये लग रहा हो ये चैप्टर खत्म हो गया है, जी नहीं, अभी तो आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी तो चाहिए होंगे, तो मिलेंगे ना। जाइए जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th क्लास, इस नाम से एक लिंक मिल जाएगा जहां पर आपको ये तीनों चीजें एक ही पेज पर कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक कर लेना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस चैप्टर को हमने कितने अच्छे समझा। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे समझ चुके तो देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, शेर किसका प्रतीक है। बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट कर देना ना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। शेर किसका प्रतीक है, आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए आम जनता का, बी व्यवस्था का, सी अहंकार का, या डी खुशी का। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी व्यवस्था का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, गधे को क्या लालच दी गई। आपके ऑप्शन, शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है, शेर के मुंह में महल है, शेर के मुंह में गाजर है, शेर के मुंह में घास का मैदान है। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी, शेर के मुंह में घास का मैदान है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मिल मालिक ने किस प्रकार के हाथ मजदूरों को फिट करवाने का प्रयास किया। आपके ऑप्शन, लकड़ी के, लोहे के, सोने के, चांदी के। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन से लोहे के। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लेखक शेर के कार्यालय क्यों जाता है। लेखक शेर के कार्यालय में क्यों जाता है। आपके ऑप्शन, ए सेवा करने, इच्छा मांगने, रोजगार लेने, या सच्चाई का पता करने। 5 4 3 2 1
0 सही उत्तर ऑप्शन डी। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया है जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस फ्री क्रैश कोर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको आपकी क्लास से रिलेटेड A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक कर लेना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।